हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं महेंद्र फास्ट एंड लास्ट स्टडी यूट्यूब पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम पटियारू की अगली शाखा के बारे में पढ़ेंगे। जो दूसरी शाखा है भीनमाल की शाखा। हमने मंडोर की शाखा पिछली क्लास में पढ़ लिया है, तो भीनमाल की शाखा इसे रघुवंशी शाखा के नाम से भी जाना जाता है। इसका जो सबसे पहले शासक हुआ नागभट्ट प्रथम हुआ, जो मंडोर शाखा से ही था, लेकिन इसने इस शाखा का क्या किया था, स्थापना की थी। तो 730 ईस्वी से 760 ईस्वी के अंदर नागभट्ट फर्स्ट ने इस संस्था की स्थापना की, जो मंडोर शाखा से था। इसका उपनाम नागावलोक, नारायण की मूर्ति का प्रतीक, राम का पटियार इसे कहा जाता है। साथ के साथ इसे जो क्षत्रिय ब्राह्मण था, ये कौन था, क्षत्रिय ब्राह्मण भी है था, इसे क्षत्रिय ब्राह्मण भी उपनाम कहा गया है इसका नागभट्ट प्रथम को। नागभट्ट प्रथम ने भीनमाल जो जालोर है, इसमें चावड़ू को इसने हराया। चावड़ू को हराकर इसने श्रीमालिया जो भीनमाल थी, इस भीनमाल को 730 ईस्वी के अंदर इसने अपनी राजधानी बनाई। साथ ही इसने आबू और जो जालोर जो पर्वत है, जालोर जो क्षेत्र है, इन दोनों क्षेत्रों को जीतकर इसने इस भीनमाल से भी उज्जैन ले जाकर अपनी राजधानी बनाई। तो किसने बनाई, नागभट्ट प्रथम ने। तो यहाँ से किसे भीनमाल से कहाँ चला गया, ये उज्जैन चला गया। इसी के समय नागभट्ट प्रथम के समय सभी राजपूत वंश के सभी शासक, गोयल वंशों के सभी शासक, चौहानों के सभी शासक, परमारों के शासक, राठौड़ों के, चंदेलों के, जो चालुक्य हैं, इनके चंदेल चालुक्य ये सभी के सभी जो सामंत थे, इस सामंत के रूप में इसे जो नागभट्ट प्रथम था, इसके सभी के सभी क्या रहे हैं, सामंत रहे हैं। सभी के सभी शासक क्या रहे हैं, सामंत रहे हैं। ध्यान रखना इस बात का। ग्वालियर का एक अभिलेख है। इस ग्वालियर के अभिलेख में मलेच्छु को इसने पराजित किया था। मलेच्छु का मतलब जो अरबी सेना थी, इस सेना को हराया था, इसने परास्त किया था। किसने क्या किया था, नागभट्ट प्रथम ने किया था। और साम्राज्य अपना विस्तार किया था, साम्राज्य को बढ़ाया इसने। और वास्तविक संस्थापक इसे कहा जाता है। नागभट्ट प्रथम को गुर्जर पटियारों का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। इसने दक्षिण पश्चिम के से आने वाले जो अरब आक्रमणकारी या आक्रमणकर्ता थे, इन सबको रोक के इसने रखा था। कहां से, जो दक्षिण पश्चिम दिशा से आने वाले जो अरब आक्रमणकारी थे, इन सबको इसने रोक के रखा था। सिंध सिंध का गवर्नर है ना, सिंध जो पंजाब क्षेत्र है यहाँ पड़ता है, तो सिंध का जो गवर्नर था, सिंध का गवर्नर जुनेद था। इस जुनेद से इसने बड़ौच को जीता। बड़ौच जो गुजरात में पड़ता है, इस क्षेत्र को इसने जीता। किससे जीता था, जुनेद से जीता था। कहाँ का था शासक था ये, सिंध गुजरात जो पंजाब था, इसका शासक था ये। इससे जुनेद से क्या छीना, बड़ौच से जो क्षेत्र था ये छीना। और नागभट्ट राष्ट्रकूट दंती द्रुप से हार गया था। ध्यान रखेंगे आप इस बात का कि नागभट्ट प्रथम किससे हारा था, तो दंती द्रुप जो राष्ट्रकूट का शासक था, दंती द्रुप, इससे ये हारा था। इसके बाद नागभट्ट प्रथम के बाद आते हैं कुकुक और देवराज। तो ये कुकुक और देवराज इसके भतीजे थे। किसके भतीजे थे, नागभट्ट प्रथम के। 760 ईस्वी से 783 ईस्वी के अंदर इनका शासन रहा है। ये नागभट्ट के बाद इसका भतीजा कुकुस थे। इसने मंडोर की शाखा पर विजय स्तंभ की स्थापना करवाई। और साथ ही साथ इसने एक इसकी तलहटी में जो विजय स्तंभ है, जो मंडोर में, जोधपुर में, इस मंडोर में जो विजय स्तंभ की स्थापना किसने करवाई, तो इसी कुकुस ने करवाई थी। ठीक है। और ये राजस्थान का दूसरा विजय स्तंभ है। जो पहला राजस्थान का जो विजय स्तंभ है, इसका निर्माण समुद्रगुप्त ने बयाना के अंदर भीमलाट नाम से करवाया था। भीमलाट नाम से इसने किसने करवाया था, समुद्रगुप्त ने करवाया था। कहाँ पर करवाया था, बयाना भरतपुर में करवाया था। ककुक के बाद इसका भाई देवराज यहाँ का शासक बना। कुकुस के बाद कौन बना, देवराज इसका भाई था, जो क्या बना, तो यहाँ का शासक बना। देवराज की पत्नी भूमिका देवी, और देवराज के एक पुत्र उत्पन्न हुआ जिसका नाम वत्सराज था। तो हमें इसके बाद वत्सराज को पढ़ेंगे। तो वत्सराज एक क्या था, शक्तिशाली था। इसकी उपाधि, इसने जो वत्सराज था, इस वत्सराज ने अपनी उपाधि रणस्तिन की उपाधि लेकर क्या किया था, यहाँ शासन किया था। रणस्तिन की इसकी उपाधि थी। तो रणस्तिन की उपाधि आपको बार बार एग्जाम में पूछी जाएगी। रणस्तिन की उपाधि किसके पास थी, तो वत्सराज प्रतिहार के पास थी। याद रखेंगे आप, प्रतिहार राज्य की इसने नींव डाली। ये शासक था यहाँ का। ठीक है। ओसिया और जो दौलतपुर के अभिलेख हैं, ये अभिलेख कहते हैं कि जो बंडी जाति थी, इसको हराया था और राज्य अधिकार इसने किया था। किसने किया था, वत्सराज ने किया था। वत्सराज के समय ही कनौज पर त्रिपक्षीय संघर्ष इसी वत्सराज ने ही शुरू करवाया था। तो वत्सराज के समय क्या हुआ, त्रिपक्षीय संघर्ष प्रारंभ हुआ था, जो 150 वर्ष तक चला था। ठीक है।
इसी के समय कन्नौज उत्तर भारत का प्रमुख केंद्र था। इसी के समय क्या था, कन्नौज उत्तर भारत का प्रमुख जो केंद्र था। पूर्वी बंगाल से तो पाल थे, यानी जो पूर्वी बंगाल था वहां से तो पाल थे, जबकि दक्षिण से राष्ट्रकूट थे और राजस्थान से गुर्जर पटियार, यानी तीनों लोग थे। त्रिपक्षीय संघर्ष इसलिए कहा है, तो त्रिपक्षीय संघर्ष इनके मध्य होता रहेगा 150 वर्ष तक। ठीक है, वत्सराज इस कन्नौज के ऊपर इंद्रायुध का क्या था, इंद्रायुध का शासन था। इंद्रायुध या चक्रायुध ये दोनों ही शक्तिविहीन थे, इनके पास इतनी शक्ति नहीं थी, इनके पास इतनी ताकतवर सेना नहीं थी, इसलिए ये क्या अपने साम्राज्य का विस्तार नहीं कर पाए थे। तो इंद्रायुध और चक्रायुध ये शक्तिविहीन थे, ये आयुध वंश से थे। कौन से वंश से थे? आयुध वंश से शासन थे। और संघर्ष प्रारंभ करने का कार्य किसने किया? सबसे पहले वत्सराज ने सबसे पहले यहाँ संघर्ष प्रारंभ करवाया। ठीक है, तो इसने क्या किया, वत्सराज ने पहले जालोर का शासक था, तो जालोर का शासक था, तब अरब से आक्रमणकारी आते थे वत्सराज के समय और इसका धन लूट कर ले जाते थे। तो इनसे ये परेशान होकर एक सुरक्षित स्थान ढूंढना चाह रहा था, कौन? वत्सराज। इसलिए इसने कन्नौज को क्या माना, अपना सुरक्षित स्थान माना और सुरक्षित स्थान की तलाश में था। 647 ईस्वी के अंदर यहाँ पर हर्षवर्धन था ना, तो हर्षवर्धन की मृत्यु हो गई 647 ईस्वी में। तो 647 ईस्वी में हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद इसने इंद्रायुध था, इस इंद्रायुध को हराकर कन्नौज पर अधिकार कर लिया। तो कन्नौज पर अधिकार करने के कारण यहाँ का जो पाल वंश था, जो पूर्वी बंगाल में पाल वंश था, इस पाल वंश के धर्मपाल को ये बात पसंद नहीं आई कि इसने जो वत्सराज था पटियार, इसने क्या किया कि कन्नौज को जीत लिया। ठीक है, तो ये बात इसको पसंद नहीं आई, तो इस धर्मपाल ने डायरेक्टली जालोर पर ही आक्रमण कर दिया। तो जालोर पर आक्रमण करेगा डायरेक्टली, तो वत्सराज ने इसको क्या किया, हरा दिया, या वत्सराज ने इसको परास्त कर दिया। किसको कर दिया? धर्मपाल को इसने परास्त कर दिया। लेकिन जो इसकी वत्सराज की बढ़ती हुई शक्ति को देखकर जो दक्षिण से ध्रुव थे, राष्ट्रकूट थे, तो उन राष्ट्रकूट में ध्रुव था, इस ध्रुव प्रथम ने इस जालोर पर आक्रमण किया और जीत लिया। जीतने के बाद एक अभिलेख है राधनपुर वंडी डिंडोरी, ये अभिलेख क्या कहते हैं कि वत्सराज को यहाँ से जालोर छोड़कर जाना पड़ा और मरुस्थल में अपनी क्या बनाई, शरण स्थली बनाई या शरण लेनी पड़ी। किसको ध्यान रखेंगे, तो पाल को तो हराया इसने, जबकि राष्ट्रकूटों से ये हारा। कौन? वत्सराज। और राष्ट्रकूटों से कौन हारा था? नागभट्ट भी हारा था। ध्यान रखिए, दंती ग्रुप से वो हारा था, ये भी राष्ट्रकूटों से हारा है, इसका पुत्र भी राष्ट्रकूटों से हारेगा। तो राष्ट्रकूटों से हारेंगे, जबकि जो पाल वंश था, इस पाल वंश को ये जीतते रहेंगे। ध्यान रखेंगे, उद्योधन सूरी, इसी के समय वत्सराज के समय उद्योधन सूरी ने कोयले माला लिखी, जो जालोर के दुर्ग में रहकर इसने क्या लिखी थी? कोयले माला लिखी थी। तो डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, उद्योधन सूरी ने कौन सी पुस्तक लिखी? तो कोयले माला आप बताएंगे। तो कोयले माला का जो लिखने का कार्य या लिखने का जो समय माना, तो वो वत्सराज के समय माना जाता है कि वत्सराज के समय इसने कोयले माला लिखा। इसी के साथ साथ हरिवंश जो किताब थी, हरिवंश पुराण, इसको जीन सेन सूरी ने भी इसी के समय लिखा। किसी के समय लिखा? वत्सराज के समय लिखा। वत्सराज के समय कहा जाता है कि वत्सराज शैव धर्म का अनुयायी था, शैव धर्म को मानता था, यानी भगवान शिव जी की ये पूजा करता था, पूजा अर्चना ये करता था, तो शैव धर्म को ये मानता था। ओशिया में इसने एक सरोवर का निर्माण करवाया, साथ ही इसने जो महावीर था स्वामी, इस महावीर स्वामी का इसने मंदिर का निर्माण करवाया। किसने करवाया? वत्सराज ने करवाया। और ध्यान रखेंगे, ये पश्चिम भारत का सबसे प्राचीनतम जैन मंदिर है। कौन सा है? प्राचीनतम जैन मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? देखिए, वत्सराज के बाद आया इसका पुत्र है नागभट्ट द्वितीय, वत्सराज और सुंदरी देवी। ठीक है, वत्सराज की पत्नी थी सुंदरी देवी, इससे सुंदरी देवी और वत्सराज का ये पुत्र था नागभट्ट सेकंड। ये पटियारों की ओर से जो त्रिपक्षीय संघर्ष था, इसने क्या किया था? नेतृत्व किया था। हमने जो पिछली क्लास में पढ़ा भी लिया है कि ये जो कौन नागभट्ट द्वितीय क्या किया था, इसने पटियारों की ओर से क्या किया था? नेतृत्व किया था। जो किसका सामन था, ये पिछली क्लास में पढ़ लिया था। गोविंद तृतीय से ये हार गया था। कौन? नागभट्ट द्वितीय गोविंद तृतीय से हारा था। तो हमने नागभट्ट प्रथम को हारते हुए देखा राष्ट्रकूटों से, जिससे हारा था दंतीद्रुप से। फिर इसके पिता यानी इसलिए नागभट्ट के पिता वत्सराज को भी हारते हुए देखा, ध्रुव फर्स्ट था जो राष्ट्रकूट था, इससे ये हारा था। इसके बाद ये गोविंद तृतीय से भी हार गया, जो राष्ट्रकूट ही था। ठीक है, इससे हारा, ये 806 से 808 के अंदर हारा था। इसने इसकी जो गोविंद तृतीय था, ये गोविंद तृतीय वर्ध था।
गोविंद दत्त क्या था, बुढ़ा था या वर्ध था, तो इस वर्धता के कारण और इसकी जो घरेलू काम में फंस गया था, इस कारण ये क्या हुआ कि इसकी ओर ध्यान नहीं दिया, तो इसने फिर वापस नागपट द्वितीय ने क्या किया कि जो चक्रायुद्ध था, चक्रायुद्ध इंद्रायुद्ध हमने पढ़ा है, जो कन्नौज के शासक थे, तो इंद्रायुद्ध को इसके पिताजी ने हरा दिया, फिर ये पुत्र था, ठीक है, चक्रायुद्ध, इस चक्रायुद्ध को इसने हराया और हराकर पूर्ण रूप से जो कन्नौज की शाखा थी, इस कन्नौज की शाखा को प्रारंभ करने का श्रेय किसे जाता है, नागपटे सेकंड को जाता है। मुंगेरिया मंडोर युद्ध में धर्मपाल को हराया, तो धर्मपाल पाल वंश का शासक था, क्योंकि वो वहां भी वसराज के समय भी यही धर्मपाल था, तो इस धर्मपाल को इसने हराया। हराने के बाद इसने पूरी लंबी चौड़ी, क्योंकि इसके पिताजी की भी बेइज्जती हुई थी, तो इसने बेइज्जती किया, उसके समय भी क्या हुआ था, युद्ध हुआ था, ठीक है, तो उसके समय हुआ, तो ये इसने पूरी लंबी चौड़ी क्या ली थी, उपाधि धारण की, परम बठारा के महाराजा धीराज परमेश्वर की उपाधि किसने ली, नागपटे सेकंड ने ली। ध्यान रखेंगे आप, परम बठारा के महाराजा धीराज परमेश्वर की उपाधि लेने वाला कौन था, नागपट सेकंड था। ग्वालियर का जो लेख है, ये ग्वालियर का लेख इसने लिखवाया। ग्वालियर का लेख में ये कहा गया है कि मत्स्य प्रदेश जानते हैं ना, जो अपना राजस्थान का अलवर जयपुर वाला जो इलाका है, वो मालवा जो एमपी में पड़ता है, वो उत्तरी काठियावाड़ जो गुजरात वाला जो क्षेत्र है, ये जिसे आनंद प्रदेश कहा जाता था। किरात जो प्रदेश है, जो हिमालय के दक्षिणी क्षेत्र है, वो वत्स, कौशाम्बी, तुर्स्कू को मतलब मुस्लिम जो आक्रांता थे, इन सबको इसने हराया था, परास्त किया था। नागपुर सेकंड के समय ही पटिया राज्य उत्तरी जो भारत कन्नौज था, तो इस कन्नौज में एक शक्तिशाली राज्य बन चुका था। किसके समय बना, नागपुर सेकंड के समय बना। भुजकला का जो एक अभिलेख है, ये जोधपुर ग्रामीण जो क्षेत्र है, जो जोधपुर ग्रामीण नया जिला है, वहां पर ये लगा हुआ है। इसमें एक विष्णु का मंदिर इसने बनवाया, एक शिव जी का मंदिर बनवाया, तो ये दो मंदिरों का निर्माण किसने करवाया, नागपुर सेकंड ने करवाया, जिसको वर्तमान में शिव और पार्वती के नाम से जाना जाता है। जबकि है किसके, एक विष्णु का, एक शिव मंदिर है, जबकि जाना किसके नाम से जाना है, शिव पार्वती के नाम से। वर्तमान में ये क्या है, विख्यात है। गोविंद राज चौहान, भूप प्रथम, भूई खुमान, भूई शासक, ये इसके सामंत रहे हैं। किसके सामंत रहे हैं, नागपट सेकंड के सामंत रहे हैं। नागपट सेकंड के बाद इसका पुत्र रामचंद्र आया। रामचंद्र ने 833 से 836 ईस्वी तक नागपट का सेकंड का पुत्र था। इसने मंडोर जो पटियार शाखा थी, इसको स्वतंत्र रूप में इसने शासन किया था। कहाँ पर, मंडोर की शाखा पर। तो इसके समय मंडोर की शाखा क्या थी, एकदम स्वतंत्र थी, वो किसी के अधीन थी नहीं, ठीक है। पालू के विरुद्ध इसने हार झेलनी पड़ी, तो पालू के विरुद्ध ये हार झेलने वाला है, जबकि ये सभी पालू के विरुद्ध जीतने वाले थे। हार झेलने वाला कौन है, रामचंद्र था। इसके बाद इसकी कोई उपलब्धि हमें मिलती नहीं है। अब रामचंद्र की हत्या करके शासक मीर भोज बनता, तो ये मीर भोज सबसे इन पटियारों में सबसे शक्तिशाली, इस जो भीनमाल शाखा था, इस भीनमाल शाखा का सबसे शक्तिशाली शासक कौन है, मीर भोज है। मीर भोज रामभद्र था, इस रामभद्र की हत्या करके शासक बना था। ये पहला गुर्जर पटियारों का पहला पितरहंता था कौन, ये मीर भोज, ठीक है। तो मीर भोज उत्तर भारत का सबसे शक्तिशाली शासक था। इसका जो वराह का अभिलेख है, इस वराह के अभिलेख का निर्माण इसने प्रथम जो वराह अभिलेख है, ये 836 ईस्वी का है, और ग्वालियर का है, जो इसके समय का ही है, ठीक है। इसमें सर्वाधिक जो प्रसिद्ध अभिलेख ग्वालियर का है, ठीक है। इसे ग्वालियर के अभिलेख के साथ साथ इसने बस्ती लिखवाई, जिसके ऊपर तिथि अंकित नहीं है। इसकी जो लिपि है वो ब्राह्मी लिपि है, और इसकी भाषा संस्कृत भाषा है। ध्यान रखेंगे। आदि वराह की उपाधि किस पर मिलती है, तो ग्वालियर का जो शिलालेख है, इस पर इसकी आदि वराह की क्या मिलती है, उपाधि हमें मिलती है। दौलतपुर का है, उस पर प्रभास की उपाधि हमें मिलती है। ग्वालियर प्रस्तुति और अरब यात्री सुलेमान का हमें वृतांत देखने को मिलता है। यहाँ पर जो सुलेमान था और जो अरब यात्री था सुलेमान, और किसकी, ग्वालियर जो प्रस्तुति है, इस पर हमें क्या मिलता है, इसका उल्लेख मिलता है। किसके बारे में, मीर भोज के बारे में हमें उल्लेख मिलता है। सुलेमान जी कहते हैं, ठीक है, सुलेमान जी कहते हैं कि इसको शासन था ना, इस मीर भोज का शासन था, इस शासन की प्रशंसा करते हैं, समृद्धि के बारे में बताते हैं, और ये कहते हैं कि सबसे शक्तिशाली, उत्तर भारत का सबसे शक्तिशाली राज्य था। इसने अरबों को रोक के रखा था, और अरबों का क्या था, ये मित्र था। क्या था, मित्र था, इस्लाम का ये शत्रु था। कौन था, मीर भोज इस्लाम का शत्रु था, और अरबों का क्या था, मित्र था, ठीक है। इस सुलेमान की एक 851 ईस्वी में क्या लिखी थी, भारतीय यात्रा की थी इसने,
ठीक है। तो इस समय इसने एक किताब लिखी थी, जिस किताब का नाम था किताब उल सिंध वल हिंद। क्या नाम था? किताब उल सिंध वल हिंद। इसके अंदर इसने पालों के बारे में और जो गुर्जर प्रतिहार थे उनके बारे में इसने विस्तृत वर्णन किया है। इसके साम्राज्य के बारे में बताया है। इसने ये भी बताया है कि साथ के साथ सुलेमान ने कि गुर्जर प्रतिहार थे, इस गुर्जर प्रतिहार में मीर बोझ था। इस मीर बोझ के पास सर्वाधिक सेना थी। साथ ही साथ जितनी मतलब हस्रू सेना थी ना, ये सबसे भारत के अंदर किसी भी राजा के पास इतनी हस्रू सेना नहीं थी जितनी इसके पास थी। तो ध्यान रखेंगे आप इस बात का। मीर बोझ के उपनाम हमने पढ़ लिए हैं। बोझ प्रथम आदिव रहा है, तो ये आदिव रहा यहाँ उपाधि मिली है ना, किसमें मिली है? ग्वालियर की जो बस्ती है उसमें आदिव राय की बस्ती, आदिव राय की क्या मिली है? उपाधि मिली है। और जो प्रभास पाटन की है वो किसमें मिली है? तो प्रभास पाटन की दौलतपुर का जो विलेज है उसमें हमें मिली है। ये विष्णु उपासना यानी विष्णु भगवान को मानता था। पटियारू का सबसे शक्तिशाली शासक था। इसकी माता का नाम अपा देवी और पत्नी का नाम चंद पठारी का था। तो आज की क्लास इतनी ही।